हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सविता क्लासेस 1992। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। जय श्री श्याम। तो आज मैं आप सबके साथ साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि हमारे लिए हर एक टेट एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखें, अपना फीडबैक दें। इट वुड बी पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे भी आपको लगे आप रियल मुझे ओपिनियन दें, सो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 नेम है पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, निर्माणवाद और समीक्षा। तो बेसिकली क्या है ये भाई, हम पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की में कंस्ट्रक्शन और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इनके देखेंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे ने अपनी जो अवधारणा थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दी, यानी संज्ञानात्मक विकास पे। संज्ञान यानी कॉग्निशन वो चीज़ है जिसमें संवेदन होता है, सेंसेशन होती है, कोई किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, प्रत्यक्षण, इमेजिन किया जाता है, इमेजरी, धारणा बनाई जाती है, कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये सारी जो भी हमारी मेंटल प्रोसेसिंग है वो सब संज्ञान में आती है, ठीक है। तो पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, और वो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी हमें बच्चों को केवल रिसेप्टर बना के नहीं रखना है कि हमने जो कुछ प्रोड्यूस कर दिया सिर्फ वो उसी को सीखे, नहीं, वो एक्टिव लर्नर है ना, ज्ञान निर्माता है, वो अपने आप से नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बनाने वाले हैं, सक्रिय है ना। एंड लिटिल साइंटिस्ट और नन्हे वैज्ञानिक हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की अपने आप थियरीज बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पियाजे जी के अनुसार जो बच्चे हैं अपनी दुनिया के बारे में सभी सूचनाएं गतिविधियों से अन्वेषण व निर्माण, यानी गतिविधियों से, अपनी एक्टिविटीज से वो खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, और उनको कंस्ट्रक्शन उनकी करते हुए वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका, निर्माणवादी उपागम ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, उपागम होता है कोई भी तरीका, अप्रोच, तो इसको ये भी, तो संज्ञानात्मक विकास भी है ये पियाजे का, या संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी है। तो संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने, जो पियाजे जी हैं, इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं। तो इसमें बेसिकली जो आपको है ना, एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज दिखाई देंगी। तो जैसे पहले है अनुकूलन यानी एडप्टेशन। तो एडप्टेशन आप सभी परिचित होंगे भाई, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन है। और बच्चों में ये जो एडजस्टमेंट की प्रकृति है या प्रवृत्ति है, ये जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। तो अब जो अनुकूलन है, जो एडजस्टमेंट है, उसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं माइंड की, एक आत्मसात्करण, एक एकोमोडेशन। तो जो आत्मसात्करण है यानी एसिमिलेशन है, उसको देखो, उसका अर्थ होता है हमारे पास जो ज्ञान ऑलरेडी है उसको नए ज्ञान से कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, वो आत्मसात्करण है। यानी जब हम नए ज्ञान को एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आत्मसात्करण है। इसमें बालक क्या करता है, जो समस्या समाधान के लिए पहले से सीखी गई चीज़ें हैं वो उनको हेल्प लेके नई चीज़ या नया ज्ञान प्राप्त करता है। कनेक्शन को बेसिकली आत्मसात्करण क्या है, कनेक्शन है पुराने ज्ञान का नए ज्ञान से, ठीक है। जैसे बच्चे को जब आप एडिशन सिखाते हो, सबसे छोटी बात,
जैसे जब एडिशन सिखाते हैं, जब 2 डिजिट का सिखाते हैं तो उसे 1 डिजिट का पहले आता है, तो जब उसे 1 डिजिट का आ जाता है तो उसको कनेक्ट करके 2 डिजिट कर सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि भाई काले रंग के कुत्ते को देखता है तो उसके स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है। स्कीमा होता है हमारा माइंड का स्टोरेज, एक तरीके से हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी ज्ञान है, वो सब स्कीमा है, ठीक है। तो उसने देखा कि भाई काला कुत्ता है, तो उसके माइंड में आया कि सारे ही कुत्ते काले रंग के हैं। लेकिन जब उसने सफ़ेद रंग का देखा तो उसने स्कीमा में ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि कुत्ते काले ही नहीं होते, सफ़ेद भी होते हैं, ठीक है, दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। अब अगली बात आती है, इसी तरह उसने क्या किया, पुराने ज्ञान को नए से जोड़ दिया। काला रंग उसको पहले पता था कि काले रंग का कुत्ता होता है, फिर उसने ऐड कर लिया तो कि दूसरे रंग के भी हो सकते हैं डॉगी, है ना। तो जब ये कर लिया, अब सेकंड प्रोसेस जो है वो आ जाती है समायोजन। जब वो पुराने ज्ञान में बदलाव शुरू कर देता है, परिवर्तन शुरू कर देता है, तो ये समायोजन की अवस्था आ जाती है। स्कीमा में बच्चे के में सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, ठीक है, तो वो अनुमान लगा लेता है कि भाई सारे 4 टांगों वाला जो भी पशु है, जो भी जानवर है, वो कुत्ता है। लेकिन जब उसने बिल्ली देखी तो उसने अंदाजा लगाया 4 टांग है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते से अलग है। तो बिल्ली की सूचना भी आत्मसात कर ली और पुराने स्कीमा में परिवर्तन, यानी सारे 4 टांगों वाले कुत्ते नहीं होते, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बदलाव कर लिया। तो देखो, पुराने को नए से जोड़ना होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, उसी में मिला देना। जोड़ दिया तो मिला दिया ना। और समायोजन जो एकोमोडेशन है वो है नए ज्ञान, जो हमारा पुराना ज्ञान है तो नए ज्ञान को लेते हुए पुराने में बदलाव कर देना, ठीक है। तो जो परिवर्तन है वो एकोमोडेशन है, और जो ज्वाइनिंग है, कनेक्शन है, एडिशन है, पुराने से नए में जो ब्रिज गैप पूरा करना है, वो आपका एसिमिलेशन है, ठीक है। अब पहली चीज ये हमने कर ली, ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट हमने यहाँ पे कर लिया अनुकूलन का। क्या कर लिया? अनुकूलन हमने कर लिया। अब दूसरा हमारे पास आता है स्कीमा। तो स्कीमा हमने बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज स्टोर है, वो सब स्कीमा है। तो बेसिकली हम अपनी नॉलेज को स्कीमा कह सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का वस्तु, व्यक्ति, जीवन परिस्थितियों के साथ जो व्यवहार करते हुए अपना ढंग होता है, यानी देखो एक ही सिचुएशन को सब अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं ना। जैसे मान लो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे रियलिस्टिक कि थॉट कैसे प्रभावित करते हैं, स्कीमा क्या होता है। तो देखो एक गिलास है, मान लो उसमें पानी है, आपने डाल दिया, उसको पूरा नहीं भरा, आधा छोड़ दिया। अब ये सोचने का ढंग बताएगा, ये स्कीमा बताएगा। कुछ लोग कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है और कुछ कहेंगे कि आधा खाली है, ठीक है। तो ये हमारा ढंग होता है जिसे स्कीमा कहते हैं। इसके बाद आ जाता है साम्य धारण। अनुकूलन हो गया, स्कीमा हो गया, अब आता है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें बालक आत्मसातकरण, समायोजन के बीच में बैलेंस कर लेता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंसिंग हो जाती है, उसके पास संतुलन चीज आ जाती है। पियाजे के अनुसार बच्चा कोई भी नया काम करता है तो मानसिक प्रक्रिया थोड़ी हिल जाती है, असंतुलित हो जाती है। तो इसके लिए वो जब थोड़ा, जैसे जब भी हम एकदम से सरप्राइज टेस्ट का बोल दें तो थोड़ा सा एक बार हम चौंक जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम पेपर देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमने ये चीज़ सीख रखी है, हमें ये आती है। तो हम इन दोनों अपनी मेंटल प्रोसेसेस का, कि पुराना ज्ञान क्या था, क्या हमने नया सीखा था, कैसे परिवर्तन किया था, अब उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये जो कनेक्शन है, बैलेंस करना है ना, ये साम्य धारण है, इक्विलिब्रेशन है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी संज्ञानात्मक संरचना,
ये होता है भाई किसी का भी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एबिलिटीज को, है ना, स्किल्स को, एबिलिटीज को, इन सब को जब ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर आपकी आती है मानसिक संक्रिया। जब भी कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए सोचता है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, किसकी मदद लेनी है, और मतलब पूरा हो जाएगा तो क्या परिणाम मिलेगा। बेसिकली मान लो एक प्रॉब्लम है तो लास्ट में सॉल्यूशन पे जाके वो खत्म हो जाती है। अब स्कीम्स देखो, स्कीमा आपका नॉलेज है, तो किसी काम को करने के लिए जो अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो आपके स्कीम्स हैं। जैसे एमसीक्यूज जब आप करते हो तो आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, तो वो जो 4-5 ऑप्शन है, जो विकल्प हैं, अल्टरनेट्स हैं, है ना, वो आपके क्या है, स्कीम्स हैं। अब आ जाते हैं अवस्थाएं, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, इसकी अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। बेसिकली है क्या संज्ञानात्मक विकास, कैसे डिफाइन करोगे, तो जब एनवायरनमेंट के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से, या ये लगाओ कि हमारे चारों तरफ के समाज के उससे जब हमारा विकास होने लग जाता है दिमाग का, है ना, मेंटली जब हम स्ट्रोंग होने लग जाते हैं, हमारा वातावरण जब उस पे क्या करता है, प्रभाव डालने लग जाता है ना, तो उसे संज्ञानात्मक, ज्ञान तो है ही, दिमाग की चीज है, तो ज्ञान की, दिमाग की बात होगी तो ज्ञान होगा ही, लेकिन संज्ञान यानी कुछ ऐड हो गया, तो वातावरण ऐड हो गया यहाँ पे। तो वातावरण के इफेक्ट से जब हमें ज्ञान या हमारे दिमाग का विकास होता है, तो वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले संवेदी प्रेरक यानी सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल। तो सेंसरी मोटर जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सेंसिस से जो एक्टिव नॉलेज मिलती है ना। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक। स्थूल संक्रियात्मक मूर्त, जो आपको सामने दिखे। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं, अब आपको ये वाला पोर्शन दिखाना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था है, ठीक है। जैसे हाँ अब होगी सीधी, है ना, नाउ इट इज ओके। तो जो संवेदी प्रेरक है, इसमें क्या होता है, ये 0 से 2 साल तक होती है। बच्चा अपने आँख, नाक, कान से ऑब्जर्व करके सीखता है ना। जो हमारी सेंसेस हैं, जिनसे हमें थोड़ा बहुत भी किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, तो बच्चा उससे सीखता है। 0 से 2 साल का है तो बेसिकली पूरी तरह दूसरों पे डिपेंड होता है ना। उसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व एक नया कंसेप्ट है, वो क्या होता है, चलिए उससे परिचित हो जाते हैं। तो वस्तु स्थायित्व, जब छिपी हुई वस्तुओं को निकाल कर दिखाने में सक्षम हो जाए ना बच्चा। जैसे मान लो आपने बच्चे का टॉय लिया और कपड़े या तकिए के नीचे छुपा दिया, है ना, तो बच्चे को पता है कि उसके नीचे खिलौना है, वो नहीं रोएगा। अदरवाइज तो उसके आंखों के सामने से खिलौना हट गया तो उसे रोना, पर उसे पता है कि वहाँ कपड़े के नीचे ही है, तो वो कपड़ा हटाएगा और अपने खिलौने को ढूंढ के निकाल देगा। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको परमानेंसी भी बोलते हैं बेसिकली, यानी उसे पता है ये चीज स्थायी है, तेरे पास खिलौने हैं। तो विशेषताएं अगर देखें तो बच्चा संवेदी प्रेरक से सीखता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व आ जाता है, वस्तुओं की पहचान उसे हो जाती है, पकड़ना सीख जाता है। मुंह में देखा, आपने देखा होगा जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ भी दे दो वो हर चीज को मुंह में लेके जाते हैं, मतलब लिटरली हर एक चीज को मुंह में लेके जाते हैं, उनके हाथ में चाहे कुछ भी आ जाए। और हंसने रोने की प्रवृत्ति,
ये उप अवस्थाएं हैं भाई, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होंगी। तो हम चलते हैं अब प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यानी कि प्री ऑपरेशनल। ये 2 से 7 साल तक होती है। जो प्राक संक्रियात्मक है 2 से 7 साल तक। आप रुक जाओ यहीं पे। पियाजे अब इसने इसको भी मतलब इस कैटेगरी को भी सब कैटेगरीज में बदल दिया। एक प्राक संप्रत्यात्मक, प्राक माने पहले, प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 से 4, और अंतर्दर्शी इंट्यूटिव या इंट्यूटिव पीरियड, ये 4 से 7 साल तक होता है। तो जो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि होती है 2 से 4 साल, प्री कंसेप्शनल, शब्द, प्रतिमा, वस्तु, तो इन सब के बारे में बच्चे का अपना मेंटल थिंकिंग बन जाती है। जैसे पियाजे ने संकेत और चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना, ठीक है। लिमिटेशन क्या होते हैं यहाँ पे? जीववाद हो जाता है। बच्चा अपने चारों तरफ की चीजों को सजीव मानता है। एनिमिज्म हो जाता है। जैसे मान लो उसके जो टॉयज हैं, है ना, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जैसे ये पूसी है, ये एक पूसी आप देख पा रहे हैं, पूसी खरगोश क्या है ये, आई एम नॉट अवेयर। तो जो छोटा बच्चा है ना, वो कहेगा कि इसमें जीवन है, ये खाना खाएगी, पानी पिएगी, इसको मारोगे ना, वो कहेगा कि नहीं इसको मारो मत, है ना, उसे दर्द हो रहा है। या जैसे गाड़ी खराब हो जाए तो बच्चा बोलेगा कि आज तो गाड़ी बीमार हो गई, यानी एनिमिज्म हो जाता है, जीववाद हो जाता है। तो जीववाद से हमारा मतलब है कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं, अभी बच्चा उनको भी जीवित समझता है। अहं केंद्रिता बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा जो है ये सोचने लग जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है ना। तो जैसे बच्चा अपने विचारों को सही मानता है, वो तुलना नहीं कर सकता वास्तविकता से। उसे यही लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो कई बार बच्चा बोलता है ना, नहीं ये चीज उड़ती है, हम बोलते हैं नहीं नहीं उड़ती, तो बोलता कि नहीं उड़ती, हमें लास्ट में मानना पड़ता है। बच्चा अपनी बात को मनवा, या वो रोने लग जाएगा फिर। जैसे राम के पापा ने फोन करके पूछा तुम्हारी मम्मी घर पर है, तो उसने हाँ बोला, फिर पूछा फिर हाँ बोला, मतलब बोला नहीं, उसने गर्दन हिलाई, हाँ फोन पे तो बोला नहीं। अब राम को तो ये लग रहा है कि जो सिर हिला रहा है वो ठीक है, ठीक तो है, हाँ के लिए हम गर्दन हिलाते हैं ऊपर नीचे कि हाँ, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं। अब फोन जैसे जो लैंडलाइन वाले फोन होते थे पहले, अब तो जैसे वीडियो कॉल है, तो ये चीज भी मीनिंगफुल है फोन पे। तो जैसे पहले होता था लैंडलाइन या सिर्फ वॉइस कॉल होती थी, तो गर्दन हिलाने का मतलब उसने तो अपनी तरफ से हाँ बोल ही दिया, पर पापा को नहीं समझ आएगा क्योंकि उनको फोन में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बच्चे को लग रहा है मैंने ठीक किया, मैंने तो बताया था भाई ठीक है। केंद्रीकरण है, विशेषताओं को मतलब सारी चीजों को छोड़ के किसी एक पे वो ध्यान केंद्रित कर लेता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण होता है डिफरेंट, अलग अलग चीजों पे ध्यान। अपलटावी है, रिवर्सिबिलिटी है, यानी संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता वो अभी 4 साल तक। जैसे हम उसको कहे 2 और 4 6 होते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि 6 में से अगर 4 जाएंगे तो 2 होते हैं, यानी अपलटावी अभी नहीं होता, यानी कि उसको पलटने का नहीं पता होता कि उल्टा पुल्टा करके आंसर सेम आएगा। अंतर्दर्शी जो अवधि है, जो पीरियड है, ये 4 से 7 साल तक जोड़ घटा गुना भाग आ जाता है। तो इसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, कोई भी सीक्वेंशियल रैशनल लॉजिक्स नहीं होते। विशेषता क्या है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। 4 साल की आयु में बच्चे में प्रतीकात्मक और पहले से सिंबॉलिक प्री कंसेप्चुअल चीजें बन जाती हैं। जैसे आप उसको कोई भी वर्ड बोलते तो उसके माइंड में उसकी इमेज बन जाती है ना, मानचित्र बन जाता है, यानी कि यहाँ पे नक्शा नहीं इमेज बन जाती है बेसिकली उस, ठीक है।
तो अब जैसे विचार में यथार्थता नहीं आएगी, यथार्थता रियलिज्म आ जाएगा उसकी थिंकिंग में। बच्चा जो है कल्पना और स्वप्न में खोई योग्यता को वास्तविक मानने लग जाता है, यानी चिंतन में उसके रियलिज्म आ जाता है। अब है मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 साल तक है। तो अब वो जो अपने जो भी सामने चीजें रखी होंगी ना, उनके बारे में वो सोचेगा। ठोस चीजों पे आसानी से मेंटल थिंकिंग लगाएगा ऑपरेशन से। यदि उनको ना देकर, जैसे मान लो मैं उनको कोई चीज ना दिखाऊं और सीधा शब्द बोलूं कि इस पे 4 लाइनें लिखो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उपावस्था क्या होती? पलटावी। सबसे पहले ये उसके अपोजिट है ना, कोई भी संख्या परिवर्तित हो, जैसे a+b 4, तो वो b को उधर लेके जाना सीख जाता है। संरक्षण, रूप रंग में परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन से अलग करने की क्षमता, यानी भौतिक आकार, ऊंचाई, क्षमता, इन सारी चीजों के बारे में, डायमेंशंस के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है। मान लो जैसे एक बीकर में पानी डाला, अब वो बीकर है नॉर्मल चौड़ा सा, अब वो ही पानी निकाल के एक मतलब कम उसमें नैरो बीकर में, जिसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, उसमें डाल दिया। अब उसमें तो ज्यादा लेवल तक पानी आ जाएगा, लेकिन अब बच्चे को पता है कि पानी की मात्रा जो है वो समान है, वो बदली नहीं है, तो वो संरक्षण सीख जाता है। तार्किक चिंतन केवल सामने रखी हुई चीजों पे करता है, अहंग केंद्रिता को अब छोड़ देता। अब उसे लगता है कि हाँ, जो सामने वाला कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है, सारी उसी की बातें सही नहीं है। ग्रुपिंग कर सकता है ना, अलग अलग हिसाब से कैटेगरी बना सकता है, और डिसेंट्रलाइजेशन करता है। और वो पहले एग्जाम्पल देखता है, फिर उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग को लेके आता है। जैसे बच्चे को अगर बोला जाए कि पेड़ उपयोगी है, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ उपयोगी है। तो कैसे उपयोगी? तो बताएगा कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है जो हम सांस में लेते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखी जाए तो तार्किक रूप से सोचता है, लेकिन देखो जब चीज उसके सामने होगी ना, तभी वो रैशनल थिंकिंग कर पाएगा, विभेद कर पाता है, डिफरेंस, भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक लिक्विड, लंबाई, ऊंचाई, वजन, इन सारे कंसेप्ट से परिचित हो जाता है और इनके बारे में वो सोचता है। अब लास्ट स्टेज आ जाती है भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से 15 साल तक की। अब पूरी तरह तार्किक हो जाता है, संप्रत्यय उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है, और अब वो बिना अगर उसके सामने चीज नहीं है तो भी वो सीख सकता है। तो इसीलिए इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगर बात करें इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो इसमें इक्विलिब्रियम की डिग्री बहुत हाई होती है। जटिल समस्याओं के लिए भी वो तार्किक रूप से हल निकाल लेता है। अमूर्त और प्राक परिकल्पना पर समस्याओं को वो हल कर सकता है। समझ का स्थानांतरण, किशोर अपनी समझ या अनुभव को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर कर लेता है। जो अमूर्त नियम है उनको प्रयोग करने की योग्यता उसमें आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे अमूर्त संक्रियात्मक, यानी जो उसके सामने नहीं है। अब डिडक्टिव रीजनिंग सीख लेता है। परिकल्पना होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, है ना, और निगमन तर्कना होता है कि रूल्स के ऊपर थिंकिंग। तो जब नियम से रिलेटेड कोई तर्क लगाते हैं, है ना, लॉजिक लगाते हैं, तो परिकल्पनिक निगमन तर्कना कहलाती है। जब किशोर किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो उसे निकलने के लिए कई सारे कंसेप्ट वो लेते हैं और बाद में उसको टेस्टिमनी करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं। और जो ये तर्कना है ये जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। जैसे कई बार कुछ क्वेश्चंस जो मैथ के हम सोल्व करते हैं ना, माइंड में ही कर लेते हैं, तो माइंड में हम पहले देखते हैं इस पे कौन सा रूल लगेगा।
अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से तार्किक चिंतन कर लेता है, काम में सीक्वेंस आ जाती है, सामने चीज नहीं है फिर भी सोच सकता है, पर्पसफुल थिंकिंग होती है, समस्याओं से जूझने की क्षमता हो जाती है कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं लड़ सकता हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, और इंडक्टिव जो लेवल है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। शैक्षिक आशय, एजुकेशनल रूप से कैसे ये प्रभावी है, क्यों हमें पियाजे को पढ़ना चाहिए जो प्यूपिल टीचर है। तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिव सोच पे बल दिया है। इनके अनुसार बच्चे जो है वो डिस्कवरी लर्निंग से ज़्यादा सीखते हैं। तो इन्होंने बताया कि शिक्षक एक फैसिलिटेटर के काम तौर पे काम करे, एक सहायक में काम करे, यानी ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करे जिससे बच्चे अपने आप ज्ञान को खोज सके, थिंकिंग कर सके, खुद से करके चीज़ों को सीखें। पियाजे ने भी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि सारे बच्चों में सोचने, समझने, वर्क कैपेसिटी की अलग अलग क्षमता होती है। अब इसके अनुसार विद्यालय में भौतिक प्राकृतिक दुनिया के विचारों के साथ, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ थिंकिंग्स होते हैं, जैसे वो बड़ा होता है तो उनको डिस्क्लोज करते हैं। बच्चों के संवेदनशीलता को माना, इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं सीखने के लिए संवेदनशील होते हैं, रेडीनेस उनमें पाई जाती है, और इंटरेस्ट के अनुसार अगर सिखाया जाए तो लर्निंग बेटर होती है। तो इनका सिद्धांत बताता है कि शिक्षा के स्तर से बालकों का जो शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही, क्या सिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से उनका जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है वो प्रभावित होती है। अब जैसे क्रिटिसिज्म भी किया गया, तो पियाजे ने जो है समाज और संस्कृति पे ध्यान बहुत कम किया। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे विकास ज़्यादा होता है। उनके अनुसार जो बच्चे हैं वो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 में तार्किक सोचते हैं और एडोलेसेंस में अमूर्त, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उप अवस्थाओं की जो क्रियाएं हैं जैसे संरक्षण, पलटावी एक साथ आती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों में सारे कंसेप्ट एक ही टाइम पे डेवलप नहीं होते। तो भाई चलो, इन्होंने नैतिक विकास का भी थोड़ा कंसेप्ट दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पियाजे को हमने आज पूरा कर लेना है। तो जैन डन ने कहा है नैतिक विकास वो प्रक्रियाएं होती हैं जिनके सारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो व्यवहार को सही और गलत मूल्यांकन करने में सहायता, यानी जिससे पता लगता है कि जो बिहेवियर वो ठीक है गलत है। बैरोन ने कहा है नैतिक विकास से जो तात्पर्य है वो बढ़ती उम्र के साथ अलग अलग क्रियाओं के सही या गलत की क्षमता में जब परिवर्तन। ठीक है, अब आ जाते हैं नैतिक अवस्थाएं। जो जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के थे, 28 में इन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय के विकास में एक सर्टेन सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, तो नैतिक जो अवस्थाएं हैं परायत्ता और स्वायत्ता। परायत्ता हेटेरोनोमस मोरालिटी 2 से 8 साल, और स्वायत्ता ऑटोनोमस। जो परायत्ता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो बच्चों में समान अंतर क्रिया से ये होती है, इंटरेक्शन से, जो कि इक्वल नहीं होती। इसमें बच्चे में नैतिक नियम का जो कंसेप्ट होता है वो एब्सोल्यूट, बिल्कुल निरपेक्ष होता है, दृढ़ होता है, अपरिवर्तन, स्थिर होता है बिल्कुल। न्याय और नियम को न बदलने वाला गुणधर्म, वो सोचते हैं कि किसी भी चीज को बदला नहीं जा सकता है ना। मानते हैं कि जैसे चोरी नहीं करनी तो बच्चा जान जाता है, वो ये सोचता है कि जो नियम बने वो फिक्स है, उनमें किसी के लिए भी बदलाव नहीं किया जा सकता। स्वायत्ता जब आती है तो ये अपने ही हम उम्र बच्चों के साथ आती है। साथियों के संबंधों से बच्चे को न्याय का ऐसी नॉलेज मिलती है कि दूसरों के अधिकारों के लिए चिंता और रेसिप्रोसिटी, यानी कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे या हम किसी के अधिकार का ध्यान रखेंगे तो अगला भी रखेगा, है ना। बच्चा सोचता है कि नियम और कानून लोगों के लिए बनाए गए, हमारी सहूलियत के लिए, यानी कानून हमारे लिए है, हम कानून के लिए नहीं है। ये स्वायत्ता में है।
जैसे मान लो कोई खेल खेल रहे हैं, लेट इट बी मार्बल्स, कंचे खेल रहे हैं, तो 4-5 साल के जो बच्चे खेल रहे हैं वो जल्दी से अपने नियम नहीं बदले, वो मना कर देंगे। लेकिन 10-11 साल के अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वो तुरंत अपने नियमों में चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है सारे नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो भाई जितना डिटेल और जितना ऑथेंटिक हो सकता था, जितना क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, उतना अच्छे से मैंने जीन पियाजे को आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया है। साइकोलॉजी में जीन पियाजे, कोलबर्ग और ये सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने फीडबैक ज़रूर दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री श्याम, श्याम जी की कृपा सभी पे बनी रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सविता क्लासेस 1992।